बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला था। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। इक्का दुक्का लड़ाई झगड़े के वाकयात भी पेश आए, प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए गए और फिर आज के दिन बैलेट बॉक्स उठा के ले जाने, बैलेट बॉक्स को तोड़ने, बैलेट बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर्स को फाड़ने के इल्ज़ामात भी सामने आते रहे। और कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने यह कहा कि हमें फॉर्म 11 और 12 फराहम नहीं किए जा रहे। और उसके अलावा MKM ने कल हमारे प्रोग्राम में सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने बात की थी कि हम किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। हम बायकॉट करेंगे तो उसके नतीजे में जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा। तो हम किसी को मौका नहीं देना चाहते। हमने माजी से बहुत कुछ सीख लिया है और हम बायकॉट नहीं करेंगे। फिर रात गए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि हम बायकॉट कर रहे हैं और साथ ही यह भी कह दिया कि हम विफाकी हुकूमत के साथ भी रहेंगे। मामला क्या बना, आज दिन भर सूरत हाल क्या रही, उस पर बात की जाएगी। सिंध में आने वाले दिनों के अंदर सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, उस पर बात की जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को मंगल के रोज तहलील करने का जो फैसला सामने आया है, उसके बाद मंजरनामा क्या होगा, उस पर बात की जाएगी। बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। राना साहब, क्या समझते हैं, MKM ने बायकॉट किस मंतिक के तहत किया है जब वो बबांगे दोहल पहले ऐलान कर रहे थे कि हम बायकॉट नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा यासर कि मैंने कल भी कहा था, MKM अपने फ़ैसले खुद नहीं करती। MKM के फ़ैसले किसी और जगह से होते हैं और जो फ़ैसला होता है उस पर वो बेचारे अमल करते हैं। वो सबसे मज़लूम इस वक्त जमात है, मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊँ, क्योंकि उनके फ़ैसले बेचारों के अपने है ही नहीं। तीनों इकट्ठे भी हो गए, तीनों ग्रुप इकट्ठे हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन इसलिए लड़ने नहीं गए कि जनाब वहाँ पर वोटर ने निकलना नहीं था। आज आप मुझे एक बात बताएं, कराची शहर हो, कोई वोटर, कोई एक यूनियन काउंसिल मुझे ऐसी बता दें जिसमें आप ये कहें कि 10,000 वोट पर है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% टर्नओवर है। तो मुझे ठीक है, ये भी आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना। तो बल्दियाती इलेक्शन में तो टर्न आउट जो होता है वो 70% होता है, 60% होता है। बल्दियाती इलेक्शन होते हैं घर घर के, मोहल्ले के, गली के, चौक चौराहों के, इसमें नहीं हुआ। इसलिए कि बल्दियाती इलेक्शन हमेशा बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना वो हुकूमत को एज होता है। आप मुशर्रफ के दौर में ले लें, आप किसी भी दौर में ले, नंबर 1। नंबर 2, सिंध के इलेक्शन की बात कर रहे हैं आपने पिछले इलेक्शन में दिखाया कि लोग वहां पे डाकू पैसे लूट के लेके नहीं गए, बेल्ट बॉक्स लूट के ले गए, याद है ना आपको? जी जी। आपने रात को फुटेजें देखी कि किस तरह थैले निकल लेके लोग जा रहे हैं। आज आपने देखा सीलें टूट रही हैं। आज आपने देखा कि जाली वोट पकड़े गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने पकड़े गए। आपने देखा कि नकाब पोश पोलिंग स्टेशनों के अंदर दाखिल हुए और ठप्पे लगाए, नकाब पोश दाखिल हुए, तशद्दुद किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे भी किया तशद्दुद। अब मुझे बताएं, ये इलेक्शन थे? आप इनको इलेक्शन ना कहें, ये सिंध के अंदर इलेक्शन इस तरह जिस तरह हो रही है, ये इलेक्शन ये तरीक़ेकार नहीं होता। सिंध के अंदर पुलिस इलेक्शन लड़ती है, पुलिस इलेक्शन कराती है, पुलिस इलेक्शन जीतती है, पुलिस इलेक्शन हरवाती है। इसलिए और बल्दियाती इलेक्शन और कौमी दूसरे इलेक्शन, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुशर्रफ के दौर में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था कि हमारे नाज़रीन समझ सके, मुशर्रफ दौर में बल्दियाती उम्मीदवार चांद और तारा, मुझे याद है इनका इंतखाबी निशान चांद होता था, और जितने इनके उम्मीदवार थे सरकारी, वो सारे के सारे जीतते थे। और जब कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए तो उनमें से कोई नहीं जीता। ये इलेक्शन DC, AC और मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ वहीं पे चलता है। लिहाजा कराची में होने वाले इलेक्शन, हैदराबाद में, दादू में, यहाँ पे होने वाले इलेक्शन जो थे दीगर जगहों पे, ये इलेक्शन नहीं थे, ये ताकत का एक मुजाहरा था। जिस जगह जिसकी जितनी ताकत थी वो वहाँ पर जीत गया, जिस जगह जिसकी जितनी ताकत नहीं थी वो नहीं जीता। क्या मामला है कि आज से 2 माह पहले या 1 माह पहले वहाँ पे इलेक्शन कौमी असम्बली के होते हैं तो हार जाते हैं, वहाँ पे सूबाई का इलेक्शन हार जाते हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में लोग इस तरह वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी इस तरह जीत रही है जैसे वहाँ पे पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर है, वहाँ पे रोटी जो है वो 5 रुपये की है, वहाँ पर दही जो है वो 3 रुपये किलो है, वहाँ पर प्याज जो है वो मुफ्त में है, वहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो है वो 200 रुपये किलो है। क्या क्या ऐसा दिया है कि जिससे लोग वोट डालें?
कौन सी ऐसी चीज आ गई कि जिससे लोगों ने वोट डाल दिया? एमकेएम ने बाइकआउट की वजह क्या बयान की है वो जरा सुनवा देते हैं। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीक फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। 73 यूसीज कराची की कम बनी है। कराची उन सब का है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची तो सबका है, लेकिन अब पीडीएम हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमक्यूएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। एमकेएम ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने और गिराने का। यानी राना साहब ये समझें कि अब की बार जब नए इंतखाबात होंगे उसके बाद एमकेएम किसी वफाकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। नए इंतखाब क्यों? एमकेएम को अब निकलना चाहिए भाई। इस आज उन्होंने क्या बनाने या तो निकलना चाहिए ना। एमकेएम को तो ये ऐलान करना चाहिए था हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम इस इत्तेहाद से बाहर जा रहे हैं, हम किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। देखें, वजीर आजम ने इनकी बात नहीं मानी, आसफ अली जरदारी ने इनकी बात नहीं मानी, बिलावल भुट्टो ने इनकी बात नहीं मानी, वहां पे वजीर आला सिंध ने इनकी बात नहीं मानी। तो फिर ये किस हैसियत से उसका हिस्सा है? यहां तो ये इक्तदार के दरिया की मछली है, उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर रह सकते हैं, अगर ये कराची का दर्द रखते हैं, हैदराबाद का दर्द रखते हैं, अवाम का दर्द रखते हैं, निकले बाहर, छोड़ दें इक्तदार को। अब तो इम्तिहान है। बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट करना कोई इम्तिहान नहीं था। सच्ची बात तो मुझे यह पूछे कि अल्ताफ भाई ने ऐलान कर दिया था कराची से वोटर कोई ना निकले, असल बात करता कोई नहीं है। लेकिन ये तो बयानिया ये बना रहे हैं कि हमने बाइकआउट किया तो टर्नओवर आप देख लें कि 70 चलो मान लिया बाइकआउट किया। अभी ये जो आखिरी आपने इनका एक फिक्रा सुनाया है तो उस पर अमल करें ना। कब करना है अमल? अगर अमल नहीं करना तो फिर मैं भी वो कह रहा हूं कि इनकी कोई चीज़ बेचारों के अपने बस में नहीं है। मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं इन सब की, लेकिन जो हकायक हमें बयान करने चाहिए। कोई एक बात इनकी अपनी नहीं है और कभी भी इनका फैसला अपना नहीं हुआ। अब भी फैसले कहीं और से हो रहे हैं, डोरियां किसी और जगह से हिल रही हैं। जब डोरियां इनकी अपनी होंगे, अपने हिलाने वाले होंगे, अपने फैसले खुद करने वाले होंगे, तो आज से बहुत पहले ये इक़्तिदार छोड़ चुके होते। आज इनकी पोजीशन और होती। अब लोग इनसे पूछेंगे नहीं कि आपने जिनसे जो मुआहिदे किए थे, जिस वजह से जिनके साथ इक़्तिदार में गए थे, एक मुआहिदा पूरा नहीं हुआ तो क्यों इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं? क्यों सबस परचम वाली गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं? क्यों आप वजारतों के मज़े लूट रहे हैं? क्यों फिर दोबारा आप जाकर उनसे मिल रहे हैं? ये सवाल तो किया जाएगा ना। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं मेयर के उम्मीदवार जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान, ये इलेक्शन में इस वक्त जो बरतरी हासिल कर रहे हैं, अगर एमकेएम होती तो नताइज यही होते? बिल्कुल यही होते। अच्छा, बिल्कुल यही होते। इसी खदशे के पेश नज़र फिर उन्होंने मुलतवी किया। जी बिल्कुल यही होते। और मुझे हैरानगी ये है कि पीटीआई क्यों पीछे रह गई। क्या पीटीआई की मकामी क़यादत को ये सोचना होगा, कप्तान को इस पर गौर करना होगा कि सिंध के अंदर, कराची में, जहां इनके इतने एमएनए हैं, इतने एमपीए हैं, उस हिसाब से उसके अलावा कप्तान वहां से खुद जीता है, कप्तान का तोती बोलता है, तो फिर इनके लोग क्यों नहीं जीते? किसकी नाकस हिकमत अमली थी? अगर धांधली सामने लाएं। वैसे धांधली तो मुझे भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है। एक खबर तो ये भी है, इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो मालूम नहीं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70% कारकुनान ने जमात इस्लामी को कराची में वोट दिया। देखें जी, मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी को वोट दे नहीं सकते, लेकिन सबसे छोड़ दें सारी चीज़ों को। नून लीग कहाँ गई? नून लीग तो पंजाब में थी ना, वहाँ पे भी दावा करती थी सिंध में। नून लीग का तो जनाजा निकल गया सियासी। नून लीग तो वहाँ पे नज़र ही नहीं आई, और नून लीग पंजाब में भी उसके साथ यही होना है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपनी जमात क्या कोई एक नशिस्त हासिल कर सकी है? क्या उनका वहाँ पे वजूद है? अगर सिंध में एक जमात का वजूद ख़त्म हो गया है, केपीके में उसका वजूद ना होने के बराबर है, बलोचिस्तान में वो जीरो हो गई है, तो मुझे बताएं फिर वफाक की जमात है? वो फिर तो नहीं रहेगी ना वफाक की जमात। फिर तो वो पहले
एक पंजाब की जमात रह गई थी, पंजाब में पीटीआई खा जाएगी उसे। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आइंदा आने वाले हालात जो है ना वो बड़े बड़े तेजी से या सर आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो आइंदा आने वाला सियासी सिनेरियो इतनी तेजी से तब्दील होगा, इतनी तेजी से तब्दील होगा कि आप सोच नहीं सकते। सियासतदानों की रुखसतियां शुरू होने वाली हैं। अगले 72 घंटे जरा पाकिस्तान की सियासी तारीख को गौर से जरूर देखिएगा। आइंदा आने वाले 72 घंटों में तारीख किस तरह बदलती है, कौन किस तरफ जाता है, फड्डे कहां तक पड़ते हैं, सियासी पोजीशन किसकी आउट होती है, किसके घोंसलों से कितने परिंदे उड़ के जाते हैं। देखें, इस वक्त जमीनी हकायक के मुताबिक पाकिस्तान के चारों सूबों में अगर कोई जमात सबसे ज्यादा मौजूद है तो वो पीटीआई है। अगर कोई जमात सबसे ज्यादा नजर आ रही है तो वो पीटीआई है। कराची के इलेक्शन में क्या हुआ इसको छोड़ दें, ओवरऑल आप चेक करें। मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध, मौलाना पंजाब में 0, केपीके बलोचिस्तान, सिंध में 0। मुझे बताएं फिर ये लोग आइंदा इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि 2 माह बाद हो, 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, ये कहां स्टैंड लेंगे? इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में यासर साहब पाकिस्तान की सियासत का हदूद दरबस टोटल चेंज हो रहा है। राना साहब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील जो है वो भी खुश असलूबी से हो जाएगी या वहाँ पे देखते हैं कि कोई मसला होगा? वहाँ पे क्या मसला होगा, चलो मुझे बताएं। वहाँ पे तो अपोजिशन ना होने के बराबर है भाई। गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर वहाँ पे भी साइन नहीं करेंगे, 48 घंटे बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। यही होगा ना जी। तो कुछ नहीं होगा। आप एक बात जहन में रख लें, एक बात जहन नशीन कर लें। क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत घुटनों पे आएगी? वाकई हुकूमत घुटनों पे आ गई हुई है, आएगी नहीं, आ गई हुई है। जो मैं कह रहा हूं ना, 72 घंटे देख लें जरा। इन 72 घंटों में आपको बड़ी चीजें नजर आ जाएंगी। इन 72 घंटों में आपको पाकिस्तान की सियासत में बेइंतहा तब्दीली नजर आएगी, बेइंतहा तब्दीली। वफाकी हुकूमत की तरफ से इमरान खान को कोई पैगाम देख रहे हैं 72 घंटों में? अब वफाकी हुकूमत जितने मर्जी पैगाम भेजे, पैगाम वफाकी हुकूमत ने नहीं भेजना। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, खबर लेना चाहते हैं, पैगाम ईवान सदर पहुँच गया, पैगाम किसी और तरफ से पहुँचे और वफाकी हुकूमत को उसको मानना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत शिकस्त पर शिकस्त खा रही है। वफाकी हुकूमत ने अपने सूरमा भेजे थे पंजाब को फतह करने के लिए, नाकाम हो गए। वफाकी हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए, नाकाम हो गए। वफाकी हुकूमत ने हर वो कोशिश की है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, नहीं कर सके ना। वो खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, खुद उनका सियासी वजूद ख़त्म होता जा रहा है। बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, मरियम इसी महीने में आ रही हैं, लेकिन बड़े मियाँ साहब नहीं आ रहे। वफाक में वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का, वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून का, वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून का। तो फिर मुझे बताएं मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे? तो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ यानी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान क्या कुछ तय पाया? तय नहीं पा सका, फड्डा हो गया। चले मैं आपको खबर दे दूं। किस बात पर? फड्डा इस बात पे हो गया है, अभी ये जाहिर नहीं कर रहे, मेरे पास ये बड़ी कन्फर्म खबर है। सरदारी साहब ने फिर एक दफ़ा पंजाब में अपना हिस्सा मांग लिया कि भाई हमने आपको इक़्तिदार में बड़ा कुछ दिया है, कल को पंजाब के इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी के इतनी सीटें होंगी जिन पर आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब पे डाल दी है। सही कि जी बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे। उन्होंने कहा जी फैसला अगर बड़े मियाँ साहब ने करना है तो फिर आपकी मेरी मुलाकात का क्या फ़ायदा है? सही। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी एक सीट पर भी इनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक नशिस्त पर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा दिनों के अंदर से माहौल क्या बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला इकदाम क्या होगा? नाज़रीन, इस पर बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील कर देगी तो उसके बाद इम्कानात क्या हैं? क्या ये सिर्फ इसी सोच विचार में है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात होंगे, या फिर इन्हें ये लगता है कि किसी तरफ से इशारा हो चुका, मंजरनामा वज़ा हो चुका, कुली तौर पर इंतखाबात की तरफ माइल होंगे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंतखाबात में उतरेगी तो किस हद तक जारहाना पॉलिसी होगी? मैकेनिज्म क्या होगा? माजी से क्या कुछ सीख के मुस्तकबिल में बेहतरी के इम्कानात रोशन किए जा सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अफजल शाही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाही साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। अली अफजल साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हवा बना कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान में, लेकिन आप पंजाब में काफी गहरी नजर रखते हैं। सिंध की अगर सूरत हाल देखा जाए तो पीटीआई की जिस हद तक बरतरी होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इस पे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत क्या राय रखती है? यासर साहब, देखें आपके सामने है किस तरह से सिंध का जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, बड़ी कंफ्यूजन और इबाहम रहा है। इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया। ये सारी चीज़ें आज आप वो देख रहे हैं जो मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, जिस तरह से ठप्पे लगाए जा रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि एक तो टर्न आउट ही देख लें तो उससे पता चलता है कि अवाम ने अदम एतमाद किया इस इलेक्शन प्रोसेस पे, इलेक्शन कमीशन पे। और उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं, जब आप इस तरह की मनूवरिंग करेंगे तो फिर रिजल्ट्स तो डेफिनेटली जो इनका प्लान है और जिस तरह से फिर रिजल्ट्स तो वो आएंगे, लेकिन आप ये देखते हैं कि इसका एक स्ट्रांग अवामी रिएक्शन भी आएगा। और ये क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन थे, आगे जब हम इंशाल्लाह नेशनल इलेक्शंस की और जनरल इलेक्शंस की बात करें तो डेफिनेटली उस पर लोगों का रिएक्शन आएगा और लोग इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सो अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों में एक गुस्सा है, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं पंजाब में, ये एक वेव बनेगी और मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो एक डिफरेंट फिजा होगी। अच्छा अली भाई, ये मुझे बताइए, आपको यकीन है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे? रान साहब, देखें, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। मेरा तो बिल्कुल ये ख्याल भी है, यकीन भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो किसी तौर पे भी जो है उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती, और कोई वजह नहीं है, कोई प्लॉजिबल वजह नहीं है कि ये इलेक्शन डिले किया जा सके। अली साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के क्या कोई अराकीन राबिता कर रहे हैं? कल मियां असलम इकबाल साहब ने यह कहा कि PMLN के कुछ लोग PTI में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। आज खान साहब ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में PTI के कारकुनान को नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल करने पर मजबूर किया जा रहा है। नहीं यासिर साहब, बिल्कुल इसमें कोई ये एक राय नहीं है, ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ। जो ये रिजल्ट आपने देखा है पंजाब असेंबली में 186 का नंबर जो पूरा हुआ है, ये क्यों पूरा हुआ है? देखें, ये समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए पूरा हुआ है कि लोग, ये जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर वो PTI के टिकट पे मुंतखब होने के बाद PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट को वोट नहीं देते तो एक स्ट्रांग रिएक्शन आएगा और ये लोग हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सो ये एक बुनियादी वजह। बाकी लोग खान साहब के साथ खड़े हुए, हमने 186 का नंबर पूरा कर दिया। सो ये जो सियासतदान हैं, ये बड़े, देखें, मंजे हुए सियासतदान पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में मौजूद है। अब इन्होंने सियासत करनी है, इन्होंने सियासत, अगर सियासत करनी है तो इन्होंने देखना है, अवाम की नब्ज पे इनका हाथ होना है। इन्होंने देखना है कि अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, अवाम किसको अपना वजीर आजम और वजीर आला देखना चाह रही है। सो इस सूरत हाल में जब वो देखते हैं कि अवाम ऑल आउट PTI के साथ है, अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, सो ये किसी भी सियासी बंदे की मजबूरी है इस टाइम पे। PTI का टिकट ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबसे फेवरेट टिकट है। सो डेफिनेटली PTI का टिकट बहुत फेवरेट टिकट है, बहुत से लोग इसका टिकट लेना चाहेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा एक सवाल वही था, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो PTI फिर क्या करने जाएगी? आप कहते हैं आइन में ये मौजूद है, तो कौन सा काम आपके साथ पहले कौन सा काम आइन के मुताबिक हुआ है जो अली भाई आप समझते हैं कि बाकी काम भी वैसे? साहब, बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की। उसके बाद तो देखें, हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं, हम अदालतों में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इस तरह से कोई ये 90 दिन बाद अदालतों में जाएंगे, 90 दिन बाद अदालतों में जाएंगे, या निगरान
ये अगले 10 दिन में आप अदालतों में जाएंगे कि शेड्यूल का ऐलान किया जाए? हाँ, नहीं बिल्कुल रान साहब, इन्होंने शेड्यूल का तो अनाउंस इन्होंने करना है और बिल्कुल 90 दिन का वेट नहीं किया जाएगा। फौरन जाएंगे जब हमें लगेगा कि डिलेइंग टैक्टिक्स से अडॉप्ट करें। लेकिन मैं अगली बात ये कर रहा था कि मैं नहीं समझता कि ये ऐसी अहमकाना हरकत करेंगे, क्योंकि देखें लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, एक गम और गुस्से की लहर आएगी। पहले ही इनको उम्मीदवार नहीं मिलने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अगर कोई भी ऐसी हरकत की गई तो इलेक्शन तो नहीं रुकना, इलेक्शन तो इंशाल्लाह होगा, आप देखेंगे। सो उससे जो कोई इनकी बची कुची सीट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई अली साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिलखुसूस क्या समझती है कि कुली तौर पे वफाकी हुकूमत इलेक्शन में क्यों जाएगी? क्योंकि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को ये लगता है कि मुल्क के अंदर जो मुआशी बदहाली फैल चुकी है, इलेक्शन में जाएंगे तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब वो इसे बेहतर करने के लिए वक्त मांगते हैं और बेहतर करने के लिए उन्हें 6 महीने दरकार है। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन सा नुक्ता है, कौन सा मरहला है कि जिस पे ये मायल हो जाएंगे? यासर साहब, ये 40 साल से लगे हुए हैं, ये नालायक लोगों का टोला है, इनसे क्या बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? 7-8 महीने में जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, अगर इनको 6 महीने मिल गए तो खुदा न खासा मुझे तो पाकिस्तान में श्रीलंका के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सो ये जो आपने देखा किस तरह से एक मखसूस शख्स को बाहर से लाया गया कि ये डॉलर 200 पे ले आएगा, आज आप देखें आपको ओपन मार्केट में 260 पे डॉलर मिलता है। सो ये तो जो इनकी टीम है, इसकी शेयर इनकॉम्पिटेंस है, ये तो सबके सामने है। सो ये तो किसी को किसी भी किस्म का इबाम नहीं है इनकी कॉम्पिटेंस पे, इनको भी नहीं है। इनको भी पता है कि ये नालायक हैं और हालात इनके हाथ से तेजी से स्लिप कर रहे हैं। जो आपने ये बात की कि ये 6 महीने में हालात बेहतर कर लेंगे, ये 40 साल में नहीं कर सके, ये अगले 40 साल में भी नहीं कर सकेंगे। सो इस वक्त हालात ठीक करने का वाहिद फॉर्मूला ये है कि आप इलेक्टेड एक नया इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट दें, जिसको लोग चाहें उसको लेके आएं, ताकि जो गवर्नमेंट आए, जो ये कहते हैं सख्त डिसीजंस, तो वो गवर्नमेंट ले जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप देखते हैं रोज ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, लोग रिलेट नहीं कर सकते इनके साथ। लोग समझते हैं कि ये उनकी मुंतखब करदा हुकूमत नहीं है, लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे। ये तो आपने देखा कैसे 13 जमातों का एक इत्तेहाद करवाया गया और वो इत्तेहाद करवाने के बाद ये फार्मूला फेल हो चुका है। ये रेस्ट एश्योर्ड, मैं नहीं समझता कि किसी भी पाकिस्तानी को इस चीज में कोई भाम या शक है कि ये डिलीवर कर सकते हैं अगर इनको कोई 6 माह मजीद मिल जाए। अली भाई, कप्तान आज चहलकदमी की, आज माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हैं। कप्तान कब से अपने जो कहते हैं इंकलाबी दौरे शुरू करने लगे हैं? कब से वो इलेक्शन कैंपेन पे या अवामी तहरीक कब से वो शुरू करेंगे? रन साहब, बिल्कुल आपने ठीक वो निशानदेही की। आज खान साहब ने वॉक की, बाहर निकले पहली दफ़ा अपने ड्राइंग रूम से, और अभी डॉक्टर्स की एडवाइस पे चलेंगे। बट मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में इंशाल्लाह खान साहब फिट होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो टिकट्स के हवाले से मुशावरत कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? ये भी तकरीबन 8 से 10 दिन में, क्योंकि मोर और लेस काफ़ी हद तक तो टिकट्स क्लियर हैं। पार्टी ने एक पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि ये जो मुश्किल टाइम पे लोग साथ खड़े रहें, इनको टिकट्स दे दिए जाएं, और फिर इसके अलावा थोड़े से हल्के रह जाएंगे जिनमें हमने टिकट्स देखने। तो वो जो लोग शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, वो तो टिकट्स की बुनियाद पे शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, उन्हें फिर कहां पर जज किया जाएगा? यासिर साहब, ये देखें ना, ये बिल्कुल हमारी किसी किस्म की ना कोई कंपल्शन है ना कोई मजबूरी है, ये तो उनकी जरूरत है। सो वो जिस तरह राब्ते में मैंने इसीलिए कहा ना कि 8 से 10 दिन है। सो जो ये 186 लोग थे, इनमें से तो मैं नहीं समझता जो इलेक्टेड लोग थे किसी को टिकट ना दिया जाए। इसके अलावा जो बाकी हल्के हैं, टोटल मेरा ख्याल है गालबन 297 हल्के हैं जिनमें पंजाब में इंतखाब होगा। सो इसमें से जो बाकी रह जाएंगे उस पर एडजस्ट किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफा इलेक्शन में पीटीआई जो है पहले से ज्यादा अक्सरियत से जीत जाएगी? रान साहब, ये मैं नहीं समझता है, पूरा पाकिस्तान समझता है। और आप भी बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, आप खुद इस बात से आगाह हैं कि जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं और लोग रिलेट कर रहे हैं पीटीआई के साथ, और लोग खान साहब को एक मसीहा की शक्ल में देख रहे हैं।
जो मुल्की हालात हैं, मैंने जैसा पहले कहा, महंगाई अरूज पे पहुंच गई है, गरीब आदमी की कोई बात नहीं कर रहा, ये तो अभी भी सियासत कर रहे हैं। आप फेडरल में देखें, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वजीरों की फौज में इजाफा कर रहे हैं और किस तरह गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आम आदमी देख रहा है। यहाँ पे जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एलसीज नहीं खुल रहे, यानी हर तरफ मसाइल हैं। गैस नहीं मिल रही है तो महंगी मिल रही है। इन सारे मसाइल का हल इलेक्शन में नजर आता है। अच्छा अली साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में इंशाल्लाह या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अराकीन शामिल होना चाहते हैं और आप कर लेते हैं, चले उनकी मंशा के मुताबिक ही कर लिया, तो माजी करीब में खान साहब ने पीटीआई को छोड़ के जाने वालों को लोटा कहा था, तो अब इनकी शमूलियत खान साहब के उस बयानिए या मौकिफ की नफी नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं। यासिर साहब देखें, ये समझने की जरूरत है कि खान साहब का नैरेटिव क्या है और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या प्रोपेगेट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने एक जमात के नाम का वोट लिया, एक शख्स इमरान खान साहब के नाम का वोट लिया, और फिर जब उस वोट की जरूरत पड़ी असेंबली में तो आपने अपने हलफ से रूगिरदानी की, एक ऐसा एक्ट किया जो इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आप फिर वोट दे देते हैं दूसरी तरफ, जिसकी वजह से आपको सजा के तौर पे डी सीट किया जाता है। चले ये मौक़िफ़ मान लिया जाए तो फिर उस मौक़िफ़ का क्या बनेगा कि इलेक्टेबल्स के पीछे नहीं भागा जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप देखेंगे कि हम बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं लेने जा रहे। अगर और बेतहाशा लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। PMLN में भी कोई शायद अच्छे लोग हों, वो देखा जाएगा, क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी, इंटेग्रिटी देखी जाएगी, और कतन उनको ये नहीं कहा जाएगा कि क्योंकि अब तो असेंबली खत्म हो चुकी है, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, तो वो आजाद हैं, वो जहां से इलेक्शन लड़ना चाहें। जहां पे सूट किया जाएगा वो ये नाम आपके सामने आएंगे। देखें, कोई छुप के बात नहीं होगी। आप देखेंगे इंटेग्रिटी वाले और क्रेडिबिलिटी वाले लोग सामने आएंगे। अच्छा, ये बता दें कितने दिन इंतजार करना है अपने इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के ऐलान का? रमजान शरीफ भी आ रहा है, सारा 10-12 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कानून जी क्या बिल्कुल, कहता है? ये केयर देखें उसका नहीं, कानून तो ये है कि ये जल्द अज जल्द इन्होंने कर देना है। जैसे ही केयर टेकर सेटअप आता है उसके 2-3-4 दिन बाद मैं समझता हूं कि ये स्केड्यूल आ जाएगा। ये अबूरी सेटअप के लिए कितने दिन? 90 डेज तो स्टार्ट हो गए हैं जी। अबूरी सेटअप जो है इसके लिए कितने दिन का टाइम होता है? कितने दिन के अंदर अंदर ये तमाम प्रोसीजर पूरा होना? हाँ रन साहब, ये टोटल 8 दिन बनेंगे। 3 दिन में अगर ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर एग्री कर दें किसी नाम पे, वो ना कर सकें तो फर्दर 3 दिन स्पीकर साहब एक कमेटी बनाएंगे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के नुमाइंदों की। अगर ये भी ना कर सके तो ये 3 और 3 6 दिन, इसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है फिर वो फैसला कर देगा। अच्छा, अफजल साई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या है? खान साहब ये कहते हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में PMLQ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। देखें, ये तो PMLQ इस पे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकेगी। बहरहाल मुस्तकबिल में PMLQ का रोशन देख रहा हूं। अच्छा, मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आप रोशन देख रहे हैं, और दूसरा ये कि 8 दिन मजीद इंतजार किया जाएगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल करेगी। बहुत शुक्रिया अली अफजल साई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, फिर से बात की जाएगी कराची की सूरत हाल की, सिंध की सूरत हाल की, MKM के मुस्तकबिल की, वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल की, और सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के बाद की सूरत हाल की। MKM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान हाशमी साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। रेहान हाशमी साहब, कल सलमान मुजाहिद बलोच साहब थे हमारे प्रोग्राम में। मैंने सवाल किया कि आप पहले ये कह रहे थे कि हम बाइकआउट कर देंगे, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, तो उनका जवाबन ये कहना था कि हम बाइकआउट क्यों करेंगे? हमने माजी में किया था तो नेमतुल्लाह खान साहब आए, हमने माजी में किया था तो पीपल्स पार्टी मुसल्लत हुई, अब की बार हम नहीं करेंगे। अब ये ऐसा मौका नहीं है कि हम किसी और को मौका दे दें और लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। लेकिन फिर रात गए, एक बड़ा ऐलान हो गया, उसके पीछे क्या मंतिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
हमारी अव्वल तरजीह यही थी कि हम पार्टिसिपेट करें, और इस पार्टिसिपेशन में हमारा आखिरी लम्हों तक सिलसिला यही था। बहरहाल आपका कमेटी और लीडरशिप ने जो डिसाइड किया है हम तौसीक भी करते हैं और हम उनकी हिकमत अमली के ऊपर यकीन भी रखते हैं। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम आखिरी लम्हों तक आपको याद होगा कि हम लेजिस्लेशन भी करने की कोशिश करते रहे और फिर लिटिगेशन में भी गए, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, और 2-3 दिन पहले तो कोर्ट की तरफ से भी एक जवाब आया था। वो कोर्ट केस तो चलाएगा डिलिमिटेशन के हवाले से, कोरम के हवाले से और दीगर हवाले से, लेकिन उसका फैसला जो है ना फौरी तौर पर नहीं आ रहा था। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम के बाइकआउट करने से ज्यादा मौसर मैसेज दिया है। उसकी वजह यह है कि आपके पास भी शुमारियात आ रही होगी, जो टर्न आउट रहा है उससे आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि जब टर्न आउट रहा वो 45 से 55% रहा, और इस दफा जब टर्न आउट है जो मेरी मालूमात है वो 10% से भी कम रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और ये सोचने की बात है, ये जो इंटेलेक्चुअल तबका है हमारा वो भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा कि इतना बड़ा वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, तो मेयर अवामी मेयर कहलाने के लायक होगा जो भी मेयर आएगा, और उस मेयर के पास वो इख्तियारात, वो वसाइल, वो महकमे जो कि बल्दियात के पास होने चाहिए, जिसकी जो नैरेटिव एमक्यूएम बार बार बयान कर रही है, और फॉर्चुनेटली वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी उससे एग्री करती हैं, वो इख्तियारात, वो वसाइल, वो रिसोर्सेज, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड क्या इस बेइख्तियार मेयर के पास होगा? तो क्या कराची के लोग, अर्बन सिंध के लोग 4 साल तक इस बेइख्तियारी की वजह से दोबारा पिसते रहेंगे क्या? तो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हमारे नैरेटिव को भी तौसीक दे रही थी, हमारे नैरेटिव ही बोल रही थी, तो उनको चाहिए था कि कम से कम कानूनी जंग के मुताबिक हमसे लड़ते, हमारे साथ जो है हमारा साथ देते और कानूनी तौर पर लड़ते इस बात को। अच्छा रेहान भाई, ये तो हो गया, आप लोगों ने पहले तहरीक इंसाफ के आगे अपने मुतालबात रखे, पूरे ना हुए, आपने इक़्तिदार से लहदा हो गए। उसके बाद कई गारंटर आए, पहली दफ़ा हमने देखा गारंटियाँ हुई, साइन हुए, बड़े टीवी पे सारा कुछ चला। उस तमाम गारंटर भी आपकी बात मनवाने से इनकारी हो गए, आपको छोड़ के चले गए। तो क्या आप भी उनको छोड़ रहे हैं या आप अभी तक मरवत में उनके साथ ही हैं? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि पहली दफा ऐसा हुआ कि वो मुतालबात, वो जद्दोजहद, वो तमाम डिमांड जो थी हमारी, जो दिहाइयों से चल रही थी, वो पहली दफा रिटन फॉर्म में, तहरीरी फॉर्म में आकर कंसेंसस डेवलप होकर फेडरल गवर्नमेंट की गारंटीज के ऊपर हमारा एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन सिंध गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी के साथ डेवलप हुआ, जिसके ऊपर दर्जनों मीटिंगें होती रही। उसमें बेशुमार पॉइंट्स थे, नुकात थे, जिसपे अफहाम और तफहीम के साथ तय हुआ था कि इसको बेहतर अंदाज में कर देना है। बदकिस्मती ये रही कि वो मुकम्मल नहीं हो सका नेगोशिएशन डायलॉग के बावजूद भी। अच्छा, जमहूरी मुआशरे में क्या तरीकाकार हो सकता है? आप कानून साजी की तरफ जाते हैं, आप फिर लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, कोर्ट की तरफ, आप प्रोटेस्ट करते हैं और डायलॉग भी करते हैं। ये तमाम 4 तरीके हम अडॉप्ट करते रहे हैं, थ्रू आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि गारंटर्स की जिम्मेदारी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बनती है उनकी जिम्मेदारी कि उनकी वजह से जो चीजें साइन हुई है यहाँ पर, जो उन्होंने गारंटी ली थी, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो रही, उसकी वजह से होने वाले मसाइल, और अब जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूं कि अब हम डिसीजन टर्निंग पॉइंट के ऊपर है कि अच्छा चलिए रेहान साहब, अगर मैं आपकी इसी बात को मान लूं कि 90% जो टर्नआउट कम रहा वो एमकेएम के बाइकआउट की वजह से रहा, अगर 90% आपके बाइकआउट की वजह से रहा तो आप हिस्सा लेते, तो 90 में से 70% वोट तो फिर आपको डलते और आप वाज़े अक्सरियत से जीत जाते। आप वाज़े अक्सरियत से जीतते, सिस्टम में रहते, सिस्टम में रह के लड़ लेते, जो आपका मौक़िफ़ है कि सिस्टम में रह के लड़ना आसान होता है। तो इससे फिर बाइकआउट के नतीजे में आपको फ़ायदा क्या होगा? आप तो कराची के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम से बाहर रह के किस तरीके से लड़ सकते हैं? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त, एक बयानिया जरूर हो सकता है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 9 साल के बाद हुए, और उस 9 साल के बल्दियाती इंतखाबात का SLGA 2013 के तहत कराया गया, जिसके पास होने के वक्त एमक्यूएम ने सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज किया, बाइकआउट किया, सख्त मुज़ाहमत दी, और आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस 2013 के जो बल्दियाती कानून है उसके हवाले से इस बात से कन्विंस थी कि ये गैर कानूनी तौर पर ये बिल मंजूर हुआ है जो कि बेख्तियार करता है। अच्छा, एमक्यूएम भुगत चुकी है वो तमाम सिनेरियो के हम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को जिस तरीके से तवक्का करते थे लोग, जिस तरीके से हम डिलीवर करते रहे हैं, भरपूर तवानाई के मुताबिक भी हम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि आपके पास कानून साजी नहीं है,
तो मौसर तरीके से होना नामुमकिन है। तो बेहतर क्यों नहीं है कि हम कानून साजी करके मौसर तरीके से कोई भी मेयर आए वो कम से कम बाख्तियार जरूर हो, वो उसके पास बल्दियात के इदारे जरूर हों, सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल और दीगर इदारे जरूर होने चाहिए उसके पास, ताकि सही मायने में डिलीवर कर सके। अच्छा, ये एक मौक़िफ़ हो सकता है कि हम सिस्टम में रहते हैं, लेकिन सिस्टम में रहने से वो तबाही और बर्बादी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, म्यूनिसिपल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला हम पर जारी रहता। अभी सिलसिला ये है कि आप 2.5 साल से तकरीबन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे, जो कि हो जाने चाहिए थे। ये भी सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने वो इंतखाबात 120 दिन के अंदर क्यों नहीं करवाए, और इस दरमियान में वोटर लिस्ट को बेहतर क्यों नहीं किया, डिलिमिटेशन को सही क्यों नहीं किया, और दीगर जो मसाइल थे उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने आर्टिकल 140A का निफाज क्यों नहीं किया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्यों नहीं की। मैंने कहा ये सारी बातें रेहान भाई, ये सारी बातें आपके लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पे सुन चुके, हर चीज़ दुरुस्त आप कह रहे हैं। अब इस सारी जुल्म और ज्यादती के बाद MQM क्या करने जा रही है? देखिए, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं, हम तमाम चीजों अब ऑप्शन बचे क्या है रेहान साहब, वैसे वो भी बता दें। आपके पास जो खुले ऑप्शन है ये इस्तेमाल कब करेंगे? एक जब ये हुकूमत खत्म हो जाएगी या कब करेंगे, हम यही जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको अभी बता दूं तो फिर फायदा क्या, अभी होने दे चीजें, आगे डायलॉग बढ़ने दे। अब भी डायलॉग होने हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है उसका, अभी डायलॉग होने हैं रेहान भाई। बिल्कुल होने हैं, बिल्कुल होने हैं। और क्योंकि देखें, हम तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम वो लॉन्ग टर्म बेसिस क्यों, क्योंकि देखें, क्या ये आप इसको, इस इंतखाब को जो कि आज की तारीख में हुआ है, जिस पर टर्न आउट इतना कम हुआ है, क्या जो भी मेयर आता है क्या उसको ये कहेंगे हम कि ये नुमाइंदा है कराची का, या यहाँ से जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जहां पर 45% के करीब अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए थी टर्न आउट, वोटर टर्न आउट, वहां पर 8% अगर टर्न आउट होकर आ रहा है, तो क्या वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर रहा है? तो इसके ऊपर भी बात होनी है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जब जारी किया तो उसकी हैयत गैर कानूनी थी, वो कॉरम नॉन जुडिस की सूरत हाल। तो जब इतना कुछ रेहान साहब गलत हुआ, कल सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आपको जब लगता है कि PMLN ने वादे वफा नहीं किए, पीपल्स पार्टी पीठ में छुरा घोंप गई, तो फिर मुज़ाकरात किस लिए करने हैं? देखिए, जमहूरी माशरे में मैंने आपको बताया ना कि क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर तो XYZ अक्सरियत में होता तो हम उसी से डायलॉग करते हैं। हम रियासत के किसी इदारे से तो डायलॉग नहीं करेंगे ना। हाँ, हम उनसे गुजारिशात कर सकते हैं, मुख्तलिफ इदारे जिनका काम है इन्फोर्समेंट करना, जिनका काम है अदल इंसाफ फराहम करना, जिनका काम है चीजों को मॉनिटर करना, हम उनसे दरख्वास्त तो कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग तो हम उन्हीं लोगों से करेंगे ना। हमारी मजबूरी है कि वो पीठ में छुरा घोपे, पेट में छुरा घोपे या गर्दन काट दें। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास? प्रोटेस्ट करें, नेगोशिएशंस करें, डायलॉग करें, लेजिस्लेशन करें, लिटिगेशन करें। इसके अलावा हमारे पास चौथा पांचवा कोई ऑप्शन है नहीं। तो हाँ, अलबत्ता इसकी संजीदगी का लेवल जो है, इंटेंसिटी, वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि वुज़रा के इस्तीफे पहले दिए जाए, उसके बाद असेंबली से को टाटा बाय बाय किया जाए। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अगर फर्ज करें गुनाहगार सूबाई गवर्नमेंट है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हम सूबाई हुकूमत के गुनाहों की सजा अगर फेडरल गवर्नमेंट को दें, और जो सूरत हाल है उसमें रेहान भाई, आपके ग्रंटेड थे वजीर आजम पाकिस्तान, आपके ग्रंटेड थे मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, और आप चंद 3 दिन पहले आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ है और उन्होंने कहा जी मैं इस पर अमल करवाऊंगा। तो आप इसको 18वीं तरमीम पे लेके तो ना जाएं। ग्रंटेड तो वजीर आजम भी थे और कमेटी के जो मेंबरान थे वो 18वीं तरमीम सूबाई असम्बली के मेंबरान नहीं थे, आपके वज़रा थे। अच्छा देखें, वजीर आजम डायलॉग के जरिए ही तो करवाएंगे ना इम्प्लीमेंटेशन, या कानूनी तौर पर उनके पास बराह रास्त तो कोई इख्तियार नहीं है असेंबली डिसॉल्व करने का, या 18वीं तरमीम का निफाज करने का, या लोकल गवर्नमेंट के एक्ट को पास करने का, या डिलिमिटेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को वो इन्फॉर्म इंटीमेट जरूर कर सकते हैं, अपनी रिजर्वेशन और डिसप्लेजर का इजहार तो जरूर कर सकते हैं हमारे फैक्ट्स की बुनियाद पर, जिससे हमने लेटर सदर ममलिकत समेत तमाम इदारों को भेज दिया है। कल की तारीख में हमारा एक मुकम्मल दस्तावेजात के साथ हमने सबूत और शवाहिद के साथ भेज चुके हैं। हम अब उस पर देखना है, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी जानी जो मेरी मालूमात है वो ये है कि वजीर आजम साहब से जब बात हुई चंद दिन पहले, तो उसमें बहुत सारे खदशात का इजहार किया गया, डिस्टेबलाइजेशन के हवाले से, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, और मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कशन हुई।
और उस तो discussion खदशात के का बाद इजहार में- कर दिया गया है। अब उसके बाद देखना यह है कि मुज़ाकरात क्या होते हैं, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, फिर MKM अपना देरपा फैसले की मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तरतीब देगी। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।